नमस्कार। यहाँ हम विज्ञान के मुश्किल सवालों को आसान कहानियों में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिले। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट और आसमान में जो जोरदार गड़गड़ाहट होती है, उसमें क्या चीज कॉमन है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सफर के बिल्कुल शुरू में जाना होगा, वहां जहां एक ध्वनि तरंग पैदा होती है। देखिए, ध्वनि असल में है क्या? ये ऊर्जा का ही एक रूप है, जो एक मैकेनिकल वेव की तरह चलती है। अब मैकेनिकल वेव का मतलब सीधा सा है। इसे चलने के लिए किसी ना किसी चीज की, किसी मीडियम की जरूरत होती है। यह हवा में चल सकती है, पानी में चल सकती है, पर एकदम खाली जगह, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, वहां यह आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ट्यूनिंग फोर्क है और उसके दोनों सिरे तेजी से आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जब ये सिरे आगे की तरफ जाते हैं, तो वो अपने सामने की हवा को समझिए कि धक्का देते हैं, उसे दबाते हैं। इससे हवा के कण पास पास आ जाते हैं और एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है। इसी को हम कहते हैं संपीड़न या कंप्रेशन। और ठीक इसके बाद जब वही सिरे पीछे की तरफ हटते हैं, तो वहां थोड़ी सी जगह खाली हो जाती है। हवा के कण दूर दूर हो जाते हैं और एक लो प्रेशर जोन बनता है। इसे कहा जाता है विरलन या रेरफैक्शन। और बस हो गया। यही कंप्रेशन और रेरफैक्शन का जो सिलसिला है, ये जो चेन रिएक्शन है, असल में यही तो साउंड वेव है। ये एक लहर की तरह आगे बढ़ती है और अपने साथ ऊर्जा को सोर्स से दूर ले जाती है। ठीक है, तो वेव तो बन गई, पर हर आवाज तो अलग होती है ना? तो हम इनमें फर्क कैसे करते हैं? असल में हर साउंड वेव का अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसमें 3 बहुत जरूरी चीजें लिखी होती हैं। तो पहली 2 चीजें हैं लाउडनेस और पिच। लाउडनेस यानी आवाज कितनी तेज या धीमी है, ये वेव की ऊंचाई यानी उसके एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। और पिच मतलब आवाज कितनी पतली या मोटी है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी से तय होता है। जैसे एक बांसुरी की आवाज की पिच ज्यादा होती है और ढोल की आवाज की पिच कम। लेकिन एक तीसरी चीज भी है, आवाज की क्वालिटी। इसे हम टिम्बर कहते हैं। अब ये क्या भला है? सोचिए, जब कोई सुर बजता है तो सिर्फ एक मेन वेव नहीं होती, उसके साथ कई छोटी छोटी और तरंगे भी चलती हैं, जिन्हें हम हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स कहते हैं। इन्हीं का मिक्सचर तय करता है कि आवाज कैसी सुनाई देगी। और यही वो वजह है कि एक ही सुर को अगर गिटार पर बजाएं और फिर पियानो पर, तो हमें फर्क साफ पता चल जाता है। चलिए, अब जब हम ये समझ गए हैं कि साउंड वेव्स क्या है और उसकी पहचान क्या है, तो अगला बड़ा सवाल आता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सवाल एक बहुत ही जबरदस्त साइंटिफिक डिबेट का टॉपिक था। और यहीं पर हमें विज्ञान की सबसे कमाल की बात देखने को मिलती है कि वो अपनी गलतियों को सुधारता कैसे है। देखिए, सबसे पहले न्यूटन ने इसकी स्पीड निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी कैलकुलेशन में जो जवाब आया, वो असली स्पीड से लगभग 15% कम था। काफी सालों बाद लाप्लास आए और उन्होंने उस गलती को पकड़ा। उन्होंने एक सिंपल सी लेकिन बहुत जरूरी बात बताई कि ये कंप्रेशन रेरफैक्शन इतनी तेजी से होता है कि गर्मी को फैलने का टाइम ही नहीं मिलता। और बस इस एक सुधार ने उनकी कैलकुलेशन को एकदम परफेक्ट बना दिया। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि ध्वनि की रफ्तार कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये बदलती है। अगर हवा गर्म है तो आवाज तेज चलेगी, अगर हवा में नमी ज्यादा है तब भी तेज चलेगी। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हवा के प्रेशर यानी दबाव का इसकी स्पीड पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो ये तरंगे हवा में सफर कर रही हैं, लेकिन हम इन्हें कंट्रोल करके संगीत जैसी कोई चीज कैसे बना लेते हैं? इसका राज छिपा है स्टैंडिंग वेव्स में। इन्हें अप्रगामी तरंगे भी कहते हैं। ये बड़ी खास तरह की वेव्स होती हैं जो समझिए कि एक जगह पर फंस जाती हैं। ये आगे नहीं बढ़ती, बल्कि एक ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करती हैं और गूंज पैदा करती हैं। और यहीं पर म्यूजिक और फिजिक्स का कमाल का कनेक्शन दिखता है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बांसुरी जो दोनों तरफ से खुली है, या शहनाई जो एक तरफ से बंद है, उसका डिजाइन ही ये तय करता है कि उसके अंदर कौन कौन से हार्मोनिक्स बन सकते हैं और कौन से नहीं। और बस इसी वजह से हर साज की अपनी एक अलग, अपनी एक अनोखी आवाज होती है। चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये फिजिक्स हमारी अपनी जिंदगी, हमारे रोज के अनुभवों से कैसे जुड़ी हुई है। हम सब ने इको यानी प्रतिध्वनि तो सुनी ही है ना? पहाड़ों में या किसी बड़े खाली हॉल में। ये असल में कुछ नहीं है, बस हमारी ही आवाज की तरंगे हैं जो किसी चीज से टकराकर वापस हम तक लौट आती हैं।
लेकिन इसमें एक शर्त है, हमारा दिमाग वापस लौटी हुई आवाज को एक अलग एको की तरह तभी पहचान पाता है जब वो असली आवाज निकलने के कम से कम 0.1 सेकंड के बाद कानों तक पहुंचे। तो चलिए थोड़ा सा गणित लगाते हैं। हवा में आवाज की रफ्तार लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड है। इस हिसाब से अगर 0.1 सेकंड का फासला चाहिए तो जिस चीज से आवाज टकरा के लौट रही है वो हमसे कम से कम 16.5 मीटर दूर होनी चाहिए, तभी हमें एक साफ इको सुनाई देगी। तो आज हमने एक छोटे से वाइब्रेशन से शुरू करके संगीत के कॉम्प्लेक्स नोट्स तक का पूरा सफर तय किया, और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है।